नमस्कार दोस्तों, आज है 24 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन गतिविधि किस योजना के अंदर चलाई जा रही है? बी कीपिंग एक्टिविटी इज बीइंग रन अंडर विच स्कीम? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है मधुमक्खी पालन गतिविधि। मधुमक्खी पालन गतिविधि योजना के अंतर्गत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत मधुमक्खी के बक्से, टूल किट आदि की सहायता प्रदान करेगी। लाभार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 5 दिनों का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण भी विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों, राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केंद्रों, मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। सिंधु जल संधि कब की गई थी? When was the Indus Water Treaty signed? तो 1960 में सिंधु जल संधि की गई थी। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चेनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया था। संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। स्थायी सिंधु आयोग सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए तथा संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द रूल्स ऑफ ओरिजिन? तो रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण के लिए आवश्यक मापदंड है। रूल्स ऑफ ओरिजिन इज एन एसेंशियल क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग द नेशनल सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मामलों में वस्तुओं पर शुल्क और प्रतिबंध का निर्धारण आयात के स्रोत पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग एंटी डंपिंग शुल्क या देश की वाणिज्य नीति के तहत अन्य सुरक्षात्मक कदम उठाने, व्यापार आंकड़े तैयार करने व सरकारी खरीद आदि में किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? When was the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना launched? PMGSY इसके पहले चरण की शुरुआत 2000 में की गई थी। द फर्स्ट फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 प्लस निर्धारित किया गया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असंबद्ध बस्तियों को सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। प्रारंभ में राज्यों के लिए सड़कों की लंबाई, वित्तीय लक्ष्य आवंटन के संदर्भ में कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यों के अनुरूप राज्यों को निधि का आवंटन बाद के वर्षों में किया गया है। क्या इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है? Can the right to access the internet be declared a fundamental right?
इंटरनेट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द इंटरनेट, द केरला हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट as a fundamental right under the Article 21 of the Constitution and the right to education in the case of Fahima Shireen versus State of Kerala have done। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट पर मुक्त भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल के लिए, सीपीओ, एमटीएस, किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश्ड? तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क की स्थापना 1960 में की गई थी। यह वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का सदस्य बनाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है। वाजा चिड़ियाघरों और एक्वेरियम क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय महासंघों का वैश्विक गठबंधन है। यह दुनिया भर में जानवरों और उनके आवासों की देखभाल और संरक्षण के लिए कार्य करता है। यह चिड़ियाघर दुनिया का पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र था। भारतीय पेंगोलिन या इंडियन पेंगोलिन और सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है जो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क। यह 4 प्रमुख घटकों पर्यावरण, शिक्षा एवं सूचना, नहाने वाले जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण और सुरक्षा एवं सेवाओं में 33 कठोर मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग क्या होता है? व्हाट इज ब्लू फ्लैग? तो ब्लू फ्लैग समुद्र तटों का एक इको टूरिज्म मॉडल है जो समुद्र तट के पर्यटकों को नहाने के लिए स्वच्छ जल सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। Blue flag is an eco-tourism model of beaches which seeks to promote sustainable development of the region by providing clean water facilities, safe and healthy environment for the beach tourist to bath। भारत ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत अपना इको लेबल बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस की भी घोषणा की है। भारत सरकार ने तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए वर्ष 2010 में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना शुरू की है। BEAMS के तहत सुझाए गए 8 समुद्र तटों में गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोघला और कर्नाटक में कासरकोड एवं पदुबिरी, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रूसीकोंडा, ओडिशा में गोल्डन और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में राधानगर शामिल है। समर्थ योजना का संबंध किससे है? विद हुम इज द समर्थ स्कीम रिलेटेड? तो भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय कपड़ा क्षेत्र में अक्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। Ministry of Textiles, Government of India is implementing Samarth scheme for capacity building in textile sector। यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई एवं बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के
कौशल विकास को लक्षित करता है। समर्थ योजना की कुछ उन्नत सुविधाओं में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन प्रणाली और प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी शामिल है। समर्थ योजना के तहत 18 राज्य सरकारों को पारंपरिक एवं संगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 3.6 लाख लाभार्थियों का प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया है। हर बार जब आप क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। आप किसी पर भी क्रोधित होते हैं या आपको कोई क्रोधित करता है तो इससे उसका कोई नुकसान नहीं होता, आपका नुकसान ज़्यादा होता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके मन के अंदर आपके मन की शांति भंग होती है, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, काफ़ी हद तक हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी अपोजिट कार्य करने लगते हैं। इसलिए क्रोध हमारी प्रणाली को ज़्यादा प्रभावित करता है, न कि जिस पर हम क्रोधित हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।